Hello everyone and welcome to Siddharth EdTech channel. We are back with another episode of contemporary issues and current affairs. यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बहुत सारे आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर्स से जितने भी रेलिवेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए. आई ट्राई टू पिकअप टॉपिक्स जो थोड़े अनकन्वेंशनल होते हैं जिन्हें जनरली हर कोई स्किप कर देता है ये सोचकर कि यहाँ से तो कुछ नहीं पूछा जा सकता. So I tend to select such topics to make things easier for you. Alright, so let's see what's our agenda for today. So we are going to cover Chandipur virus, vertebrates at risk, dogfish shark, aerosports, caffeine, SDG, Grand Slam, critical minerals and neutrino. Let me clarify that I have highlighted these critical minerals because I am going to take it tomorrow. I planned to include it in my today's session, बट देन आई थॉट दैट इट्स अ बिट लेंदी टॉपिक इन इटसेल्फ. ये पूरी एक अपने आप में अलग क्लास है एंड आई वांट कि आप सभी इसको अच्छे से इन डेप्थ समझें. तो इसलिए इस टॉपिक को जो है मैं कल कवर करूँगी. ठीक है, चलते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की तरफ. दिस इज चांदीपुर वायरस. सी, आपने बहुत सारे अलग अलग वायरसेस के नाम तो सुने होंगे. दिस चांदीपुर वायरस सुनने में थोड़ा नया है हमारे लिए, ठीक है, बट ये वायरस नया नहीं है, ये ज़रूर पुराना है. तो ये अब क्यों चर्चा में है? बिकॉज अभी अभी 4 चिल्ड्रन, 4 बच्चे कहाँ पर? गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में जो ये 4 केसेस आए थे, दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज हैविंग दिस चांदीपुरा वायरस and they have already died because of this condition. So let us understand कि ये वायरस क्या करता है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है. ओके, सो what we have to know is कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कहाँ पर है? पुणे में है. ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वेयर इज इट लोकेटेड? इट इज़ लोकेटेड इन पुणे. ओके, this is a different statement based question. Where is the National Institute of Virology situated? All right. अब ये जो वायरस है इसने कंडीशन की, तो इससे होता क्या है? इट इज एक्चुअली कॉजिंग एनसेफेलाइटिस. वी स्टडीड इन अवर फर्स्ट क्लास, मैंने आपको बताया था कि एनसेफेलाइटिस क्या होता है. नाउ एनसेफेलाइटिस इज अ कंडीशन ऑफ द ब्रेन. ठीक है, तो इसमें ये हो रहा है और बेसिकली क्या होता है कि जो एनसेफेलाइटिस कंडीशन है ये बहुत ही अलग अलग टाइप के वायरसेस की वजह से हो सकता है. मल्टीपल कॉजेज होते हैं उस कंडीशन के होने के, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ डेडली फॉर द पर्सन बिकॉज इट्स अफेक्टिंग योर ब्रेन. सो दिस वायरस व्हेन समबडी गेट्स इट, इट फर्स्ट कॉजेज फीवर. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? पर्सन को फीवर होगा. कोई भी वायरस जब बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी क्या करती है? उसे फाइट करने की कोशिश करती है. सो फीवर इज़ अ सिम्टम इन इटसेल्फ कि हमारी बॉडी में कुछ चल रहा है एंड द एंटीबॉडीज आर ट्राइंग टू फाइट इट, ट्राइंग टू कंट्रोल इट. ओके, एंड द अदर सिम्टम्स आर सिमिलर टू फ्लू. फ्लू जैसी कंडीशन हमें लगती है, खांसी आना, जुकाम फील होना, कंजेशन फील होना, ये है. ठीक है, एंड अल्टीमेटली जब हम इस स्टेज पे भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाते तो अल्टीमेटली क्या होता है? अक्यूट एनसेफेलाइटिस. ठीक है, यानी कि जो मैंने ब्रेन की कंडीशन आपको समझाई थी कि ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है, जो ब्रेन के मेनिंजेस होते हैं, जो कवरिंग लेयर होता है उसमें सूजन आ जाती है, उसकी वजह से ब्रेन पर प्रेशर बढ़ जाता है एंड देन अल्टीमेटली वी गिव अप. ऑलराइट, अब इसमें से आपको जो चीज़ें समझनी है, लेट अस सी व्हाट इज दैट. ठीक है, आपने समझ लिया कि ये बीमारी है, इससे क्या क्या होता है. ठीक है, बट इसका आउटब्रेक कैसे हुआ है? इसको चांदीपुर नाम क्यों चांदीपुर वायरस नाम क्यों दिया गया? ठीक है, और ये कौन सी वायरस फैमिली से बिलोंग करता है? ठीक है, so this is actually a Rhabdovirae. Okay, the family is Rhabdovirae. आपको ये हमेशा लर्न नहीं करना होता है, but if you know it is better, it helps you to classify and it helps you to decide that what kind of medicine usually works for this.
कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं जहाँ पर मेडिसिन्स के नाम दिया है और पूछा गया है कि किस क्लास ऑफ कंडीशन के लिए ये दवाइयाँ यूज़ होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं अक्सर और हम उन्हें स्किप कर देते हैं, बट यू कैन गिव इट अ ट्राई इफ़ यू नो सच थिंग्स। नाउ this is not the first time that in India this condition has been reported. So let us have a look. The name comes from चांदीपुरा विलेज इन नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ पर केस आया था। कब आया था? 1965 में जो है सबसे पहली बार हमने इसे आइडेंटिफाई किया था। नाउ आई हैव टेकन दिस टेबल फ्रॉम अ पर्टिकुलर जर्नल, जो मेडिकल जर्नल्स होती है, रिसर्च की जाती है, जो आर्टिकल्स छपते हैं उसमें से ये टेबल लिया है, सो दैट यू विल ऑल्सो नो कि डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। एंड अदर देन दैट आई वॉन्टेड टू शो यू द डाइवर्सिटी। ठीक है, आप एक बार पैटर्न समझने की कोशिश करिए। हर वायरस का एक पैटर्न होता है। हाउ डू दे स्प्रेड? कोविड कैसे फैलता था? ड्रॉपलेट्स के थ्रू, राइट? कि आपके ड्रॉपलेट्स के थ्रू कोविड फैल रहा था, तो हमने मास्क पहन लिया सो दैट ड्रॉपलेट्स एक्सचेंज ना हो। तो इसी तरीके से हम क्या कर पाए, उसको अल्टीमेटली कंट्रोल कर पाए, बिकॉज वी ट्राई टू आइडेंटिफाई द मोड ऑफ द स्प्रेड, ओके, एंड विथ अस ट्राई टू कंट्रोल इट। बट यहाँ पर आप थोड़ा देखिए इसका पैटर्न कितना डाइवर्स है। तो जब ये चांदीपुरा विलेज में सबसे पहली बार मिला था हमें, तब हमने देखा कि इसकी जो सैंपल्स थे, जो होस्ट था, वो सिरम में प्रेजेंट था। कहाँ पे? सिरम, ह्यूमन सिरम। सिरम आप समझते हैं, मैंने ये वाला भी कंसेप्ट आपको क्लियर किया था। जब भी कोई चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि ब्लड जो है वहाँ पर क्लॉट हो जाता है, और ब्लड के क्लॉट होने के थोड़ी देर बाद ही कुछ ट्रांसल्यूसेंट सा लिक्विड जो है ना वो सिक्रीट होता है। ठीक है, तो वो हल्का सा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, जस्ट लाइक अ ड्रॉप। सो दैट इज़ द सिरम दैट इज़ विजिबल टू अस, ओके। तो ये वहाँ से आइडेंटिफाई हुआ। उसके बाद में इसका जो आउटब्रेक है वो देखा गया था 67 के दौर में, जो भी महाराष्ट्र में ही था। बट आफ्टर दैट इट वॉज द केसेस वेर फाउंड इन 1975। 10 साल बाद केस कहाँ मिला? वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया में। ठीक है, तो देखिए भारत से कहाँ पहुँच गया है ये? वेस्ट अफ्रीका तक पहुँच गया। ये वहाँ का फर्स्ट केस था। अब वहाँ पर जब हमने देखा कि ये कैसे स्प्रेड हुआ, इट वॉज फाउंड दैट इट स्प्रेड थ्रू हेज हॉग। ठीक है, कहाँ से स्प्रेड हुआ था? हेज हॉग। एंड महाराष्ट्र में जब दूसरी बार स्प्रेड हुआ तो सैंड फ्लाइज के थ्रू स्प्रेड हुआ था। ठीक है, तो आप डाइवर्सिटी देखिए, पहले होस्ट मिला ह्यूमन सिरम में, फिर मिला सैंड फ्लाइज में, फिर हमें मिल रहा है हेज हॉग में। देन इट केम अगेन इन मध्य प्रदेश। ठीक है, then it was at that time known as मध्य प्रदेश, now it is छत्तीसगढ़ एरिया। तो वहाँ पर भी हमें ह्यूमन सिरम में मिला था। ठीक है, फिर से हम अफ्रीका आ गए, 2 बार केसेस अफ्रीका में और हमें मिले हैं, अगेन इन सैंड फ्लाइज, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड फ्लाइज। एंड आफ्टर दैट आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भा। तो अगर हम देखें ओवरऑल केसेस जो है वो भारत में ही ज़्यादा रहे हैं। इसके ज़्यादातर केसेस में डेथ हुई है, क्योंकि अभी तक हमें इसका मेडिकेशन क्या होना चाहिए, इसे कंट्रोल कैसे करें, ये हमें नहीं पता लग पाया है। एंड डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, सो वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये एग्जैक्टली कहाँ से फैल रहा है। ठीक है, बिकॉज देर आर वेरियस होस्ट प्रेजेंट। ऑलराइट, इतना काफ़ी है चांदीपुर वायरस के लिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो मैच द फॉलोइंग पूछा जाएगा ओरिजिन से रिलेटेड। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं आएगा। सिम्टम्स मैं आपको बता चुकी हूँ, फीवर होगा, हेडेक हो सकता है, एंड सिमिलर फ्लू लाइक सिम्टम्स वुड बी देयर। ऑलराइट, मूविंग ऑन फॉरवर्ड, दिस वॉज अ वेरी स्मॉल आर्टिकल। यहाँ से आपको क्या बातें समझनी है वो मैं बता रही हूँ। दे आर सेइंग आइलैंड वर्टिब्रेट्स आर एट रिस्क ऑफ ह्यूमन ड्रिवन एक्सटिंक्शन। तो ह्यूमन ड्रिवन एक्सटिंक्शन तो क्या होता है? एक्सटिंक्शन का मतलब हम सब जानते हैं कि ये अब लुप्त हो चुका है। ठीक है, अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, हमें और देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ह्यूमन ड्रिवन जोड़ दिया है साथ में, तो ये क्लियरली बता रहे हैं कि इनके एक्सटिंक्शन के पीछे क्या कारण है? ह्यूमंस है। ठीक है, ह्यूमंस और उनकी एक्टिविटीज़ उसका कारण है। तो बात ये हो रही है कि एक स्टडी की गई थी जिसमें टेट्रापॉड वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, अब नाम समझिए, देखिए आप ब्रेक डाउन करिए चीज़ों को। जब भी कोई शब्द समझ में ना आए
हिंदी मीडियम वालों को भी कह रही हूँ एज वेल एज इंग्लिश मीडियम को, कभी भी कोई भी शब्द समझ में ना आए, डिफ़िकल्टी हो, तो एग्ज़ाम टाइम पे हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक कि जो दूसरा क्वेश्चन है दूसरी लैंग्वेज में, हम उसे देखें, ठीक है, इसमें कोई शर्म नहीं है। कई बार इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी हैं जो हिंदी का अनुवाद देखते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो इतने डिफ़िकल्ट आ जाते हैं कि अक्सर हमें लगता है कि चलो हिंदी में देख लेते हैं, शायद हमें पता हो कि क्या है। सिमिलरली अगर हिंदी का कोई बहुत कठिन शब्द है तो आप एक बार क्वेश्चन ज़रूर देखिए इंग्लिश में, हो सकता है आपको उसका मतलब पता हो, ठीक है। So give it a try. Now, in such conditions where you don't know exactly what it is, you try to break it down. कभी भी कोई बड़ा शब्द हो उसके टुकड़े करके देखिए, हो सकता है ये कोई कंपाउंड वर्ड हो तो आप उसका मतलब क्रिएट कर सकते हैं। So here it is given tetrapod. We all know tetra means 4. Anything related to tetra is 4. Alright? So tetrapod means 4 legs. तो ऐसे वर्टिब्रेट्स, किसकी बात हो रही है? ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके 4 पाँव होते हैं। ऐसे कौन से वर्टिब्रेट्स है? गिव मी एग्जाम्पल क्विकली इन द कमेंट सेक्शन, गिव मी एग्जाम्पल, व्हाट आर सच वर्टिब्रेट्स हैविंग 4 legs? You all are aware about vertebrates? Are we vertebrates? Give it a thought. Alright, so 4-legged animals such as frog. Frog is a vertebrate, ठीक है। 4 पाँव होते हैं, हम कह सकते हैं कि हिंड आर्म है उसके और 2 फोर आर्म है, ऐसा भी कहा जा सकता है। सो दे आर सेइंग कि जो ऐसे आइलैंड ड्वेलिंग स्पीशीज होते हैं, यानी कि ऐसी स्पीशीज जो वर्टिब्रेट्स है, टेट्रापॉड्स है जिनके 4 पाँव हैं और जो आइलैंड या कोस्टल एरिया में रहते हैं, ठीक है, ऐसे जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो मेनलैंड के कंपैरिजन में जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा एक कंसेप्ट है, एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज है जो आप अपनी एनवायरनमेंट की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और तब आपको ये बात जो है वो कोरिलेशन में आपको याद आएगी कि अच्छा हाउ इज़ इट कनेक्टेड। तो बात को समझने की कोशिश करिए। कंपैरिजन किस में हो रहा है? ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके 4 पाँव होते हैं, टेट्रापॉड्स होते हैं, सच वर्टिब्रेट्स दैट आर टेट्रापॉड्स, ऑलराइट। सो सच वर्टिब्रेट्स, व्हाट्स हैपनिंग? चुप हो जा। Excuse me. So, such vertebrates that are tetrapods, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है कि वो कहाँ रहते हैं, उनके प्लेस के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर वो आइलैंड्स पे रहते हैं तो उनका एक्सटिंक्शन जल्दी होता है, उनके कंपैरिजन में जो कॉन्टिनेंट्स पे रहते हैं, जो मेनलैंड एरिया में रहते हैं, ठीक है, इतना सा कंक्लूजन है। Now they are also saying, so what they are trying to say is that this adaptation that is happening, ultimately it is going to develop different characteristics in a species such as dwarfism, okay, और gigantism. मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब हम अडेप्ट करते हैं किसी सिचुएशन से, तो अभी इन्हें क्या अडेप्ट करना है? इन वर्टिब्रेट्स को अडेप्ट करना है आइलैंड की सिचुएशन में, आइलैंड के एटमॉस्फेयर में रहना अडेप्ट करना है, ठीक है। तो इनमें क्या होगे? कुछ चेंजेस डेवलप होंगे, ठीक है। जैसे कि प्लांट में अडेप्टेशंस आप देखते हो कि डेजर्ट प्लांट ने अपने लीव्स को अडेप्ट कर लिया है, कैसा बनाया है? थॉर्नी बना दिया है, टू सेव ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर, कि जितना भी उनका पानी जो है वो धूप की वजह से उड़ जाता है, उसको बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है? खुद को चेंज कर लिया है, एकदम कांटेदार बन चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या था? ये एक अडेप्टेशन था। Similarly, these island vertebrates are also eventually going to adapt themselves, and the characteristics that are going to develop will be dwarfism and gigantism. All right? इससे हमें सिर्फ इतना समझना था, एनवायरनमेंट के लिए ये बस एक लाइन है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अनदर स्मॉल टॉपिक,
डॉग फिश शार्क आइडेंटिफाई हुई है, डिस्कवर हुई है कहाँ पर? केरला में। ठीक है, क्या याद रखना है इसके बारे में कि एक वैरायटी ऑफ शार्क है। डॉग फिश अगर नाम आता है, ठीक है, शार्क नहीं देंगे वो, शार्क दे दिया तो आप समझ जाओगे ना कहाँ पे बिलोंग करता है। दे विल गिव यू ओनली द नेम डॉग फिश। पूछा जा सकता है कि ये किस कैटेगरी में आता है, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में, एवियंस में, या फिर फिशेज में। देन यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, दैट वुड बी फिशेज। इट इज़ अ टाइप ऑफ शार्क। ठीक है, इसका जो ये साइंटिफिक नेम है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर, इट्स स्क्वेलस हीमा, but it is okay if you don't remember it. You just have to remember this line that dogfish shark is a type of fish. That's it. कहाँ आइडेंटिफाई हुई है? केरला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, इन्हें आप सभी पहचानते होंगे, मे बी द पिक्चर इज़ नॉट वेरी क्लियर। तो ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, हमारे केंद्रीय मंत्री, जो छलांग लगा रहे हैं 13,000 फीट की हाइट से। अब ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, क्या ये इनका शौक है, या ये इस एडवेंचर को भी, मतलब वो है ना, यू लीव लाइफ ओनली वंस, उस मोमेंट को ये एंजॉय करना चाहते हैं। सो बेसिकली व्हाट लॉजिक ही गेव वाज दैट द न्यू एरो स्पोर्ट्स इज स्टार्टिंग इन इंडिया एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम हैपनिंग, और हरियाणा में, ठीक है, कहाँ पे? हरियाणा, द फर्स्ट एयर स्पोर्ट्स सेंटर इज फॉर्म। ठीक है, देश का पहला एरो स्पोर्ट्स सेंटर है, वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है? हरियाणा में। और इसका उद्घाटन कब किया गया है? तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे मनाया जा रहा था। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे वॉज सेलिब्रेटेड, एंड ऑन दैट डे इटसेल्फ द फर्स्ट सेंटर फॉर एरो स्पोर्ट्स वॉज एस्टैब्लिश्ड and it was inaugurated in Haryana. So he said that before somebody takes the chance, I want to take this opportunity and I want to see for myself whether the quality that they are providing is sufficient enough. All right, he is the tourism minister right now, पर्यटन मंत्री है भारत के। So I hope अगर ये इसी एक्साइटमेंट से कंटिन्यू करेंगे तो इंडिया में जो टूरिज्म है वो नई हाइट्स रीच कर लेगा जल्दी ही। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ सी, रीजनल टॉपिक है, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट जो इसका एक पार्ट था वो मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए। सो द थिंग इज, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज सेड दैट नियर 50 मीटर ऑफ अ स्कूल और कॉलेज, क्या बोल रहे हैं, किसी भी स्कूल या कॉलेज के 500 मीटर के रेडियस में कोई भी शॉप पर कैफीन बेस्ड एनर्जी ड्रिंक्स नहीं सेल किए जाएंगे। रिपीटिंग अगेन, उनका क्या कहना है, किसी भी स्कूल या कॉलेज के 500 मीटर के दायरे पे कैफीन बेस्ड एनर्जी ड्रिंक्स नहीं सेल किए जाएंगे। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं क्यों नहीं किए जाएंगे, क्या इसके रीजंस हैं। बट सी, एक बार आप इमेजिनेशन करिए, वी आर टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र, जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये आप सोचिए कि महाराष्ट्र जैसी स्टेट में स्कूल्स जो है कितनी होगी। ठीक है, सो विद इन, अगर हम इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें, सो बेसिकली इन द सिटी एरिया यू कैन नॉट सेल एनर्जी ड्रिंक्स। आप कंसेप्ट एक बार समझ के देखिए, उन्होंने 50 मीटर रेडियस बोला है, बट विद इन 50 मीटर रेडियस देयर इज अनदर स्कूल प्रेजेंट, राइट? तो वो रेडियस जो है वो हमेशा ओवरलैप होता रहेगा, एंड अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है कि एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो सेल नहीं हो सकती। नाउ व्हाई आर दे टारगेटिंग दिस? अकॉर्डिंग टू देम एंड अकॉर्डिंग टू द मेडिकल डेटाबेस, एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो फ़ायदे से ज़्यादा हमें क्या कर रही है, नुकसान कर रही है। सी, हाउ डज एनर्जी ड्रिंक वर्क्स? यू फील लो, ठीक है, तो आप सोचते हो मुझे थोड़ी ताकत की ज़रूरत है, तो बेसिकली जब आप लो फील करते हो, आपको लगता है कि एनर्जी नहीं है, व्हाट यू नीड इज़ ग्लूकोज। आपको क्या चाहिए? ग्लूकोज की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि बॉडी जब तक ब्रेक डाउन करेगी खाने को और सब कुछ को, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो ग्लूकोज में ही ब्रेक डाउन करेगी, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन डायरेक्टली टेक द
ग्लूकोज, सो ब्रेक डाउन करने का समय बॉडी को नहीं मिलेगा एंड यू विल फील क्विकली रिफ्रेश्ड, एनर्जी लेवल जो है वो आपका रेज हो जाएगा। बट क्योंकि बच्चे जो है वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एडवर्टोरियल से, कोई भी सिनेमा की ऐड होती है या कोई भी टीवी पे ऐड आती है, रेडियो पे आती है, बच्चे उसे सुनते हैं, देखते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेड बुल गिव्स यू विंग्स। नाउ आई एम नॉट टारगेटिंग रेड बुल, बट उसकी एड्स जो है वो इतनी इंटरेस्टिंग होती है, इतनी फ़नी होती है कि कई बार हम भी 2 सेकेंड का पॉज लेकर उस एडवर्टोरियल को देखते हैं। ठीक है, किसी दिन आप शॉप में जाओगे, आपके पास ऑप्शंस होंगे, सामने रेड बुल दिखेगा तो आपके माइंड में ये बात ज़रूर आएगी, कम ऑन लेट्स हैव अ रेड बुल टुडे। ठीक है, सो हाउ डज इट वर्क एंड व्हाट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ इट? सो इट कंटेन्स कैफीन इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, एक प्रोडक्ट है, एक सब्सटेंस है कैफीन, जो क्या करता है, आपको हाइपर एक्टिव बनाता है, आपको अलर्ट करता है। ठीक है, बेसिकली इट्स फंक्शनिंग ऑन योर ब्रेन। सो जब हम ओवरडोज, एक दिन में कितना कैफीन सही होता है? मैक्सिमम कैफीन इनटेक इज 400 mg पर डे। ठीक है, अब ये मैक्सिमम लिमिट है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप डेली इतना कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, दे आर सेइंग कि आप इतना ले रहे हो ना, तब तक तो फिर भी खतरे की बात नहीं है। बट अगर आप इस लिमिट को क्रॉस कर रहे हो तो आप में सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे उसके एडिक्शन के, या उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है ओवरडोज से? इससे ज़्यादा अगर हम ले रहे हैं तो हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है। अब ये मैं बच्चों की भी बात कर रही हूँ, आप सोच के देखिए, ये जो लिमिट है, ये 400 mg पर डे, ये तो किसकी लिमिट है? एडल्ट की। तो बच्चों में तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे भी कम होना चाहिए। सो इवन इन किड्स इट कैन कॉज हाइपरटेंशन, इट कैन कॉज टाइप 2 डायबिटीज़, बेचैनी और चिंता बढ़ सकती है, दैट मीन्स एंजाइटी लेवल कैन इंक्रीज। ओके, दांतों से जुड़ी समस्याएं, सी कैफीन कंजम्पशन, जितने भी कॉफ़ी ड्रिंकर्स होते हैं उनके दांतों पे आपको ब्राउन स्टेन्स या येलो स्टेन्स दिखाई देंगे। सो ये स्टेन्स है तो कहीं ना कहीं ये कॉस्मेटिक पर्पस तो आपका है ही कि हाँ उसको अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, बट अदर देन दैट ऑल्सो इट ब्रेक्स योर इनेमल। ठीक है, दांतों का जो इनेमल है उसे ब्रेक कर रहा है और अल्टीमेटली इससे आपके दांत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। इट कैन ऑल्सो कॉज डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन करती है। इन मेंशन लिस्ट के अलावा भी काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कॉफ़ी के, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन करना, इट ऑल्सो कॉजेज लॉट ऑफ एक्ने एंड इट बेसिकली आपकी जितनी भी बॉडी की फंक्शनिंग है हार्मोन रिलेटेड उसको वो अफेक्ट करती है। ठीक है, सो लेट अस हैव अ लुक अबाउट डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग हाउ मच ऑफ कैफीन। नाउ आई टुक दिस कंपैरिजन, मैंने 2 ड्रिंक्स का कंपैरिजन लिया है। दिस वन इज़ रेड बुल एंड टू द लेफ्ट इज़ स्टिंग, बिकॉज ये दोनों ही एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। सो आई थॉट वाई नॉट कंपेयर इट। सो दिस स्टिंग इज़ गिविंग 72 mg। कितना दे रही है? 72 mg पर सर्व, एंड दिस इज क्लेमिंग दैट हाउ मच कैफीन इज दिस गिविंग यू? 189। ओके, 189 mg पर 20 फ्लोस। ठीक है, सो जस्ट इमेजिन कि एक बच्चा अगर एक पूरा कैन ले रहा है, उसे पी रहा है, तो उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मैं नहीं कह रही कि आपने एक बार कभी ये कैन पी लिया तो आपके साथ ये सब चीज़ें हो जाएगी, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट रेगुलरली देन सच सिम्टम्स स्टार्ट शोइंग अप। ओके, सो वी हैव वेरियस थिंग्स कि किस में कितना कैफीन प्रेजेंट है। तो देखिए, चाय में, ब्लैक टी में, ठीक है, कितना ज़्यादा कैफीन है? 47 mg है। एंड इफ़ अ पर्सन हैज़, आदत होती है, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो दिन में 8 से 9 कप चाय आराम से पी लेते हैं। मैं तो बहुत छोटा नंबर बता रही हूँ, ठीक है, 8 से 9 तो मैं बहुत छोटा नंबर बता रही हूँ। तो 8 से 9 कप चाय पीने का मतलब क्या है, आप इमेजिन करिए कि इतना कैफीन आपकी बॉडी में जा रहा है। ठीक है, देन सोडाज दैट यू ड्रिंक, सोडा में जो ये कोला होता है स्पेशली, उसमें 22 mg है।
एनर्जी ड्रिंक्स वेरी करता है बट इट्स यूजुअली 71 से ऊपर ही होता है, 70 mg से ऊपर ही होता है एनर्जी ड्रिंक्स में. दिस इज़ वाई यू फील एक्चुअली एनर्जी मिली नहीं है. इट इज़ मैनिपुलेटिंग योर ब्रेन टू फील कि हाँ आई एम फीलिंग एनर्जाइज्ड. ऑलराइट. नाउ इंस्टेंट कॉफ़ी में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा होती है, एस्प्रेसो में भी काफ़ी ज़्यादा है 64. ऑलराइट. यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस डेटा, बस आपको बताया है सो दैट यू गेट टू नो कि अच्छा आप क्या कंज्यूम कर रहे हो. ऑलराइट. तो कैफीन रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जो हमारा अगला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप एक्सपेक्ट करिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा. तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, कुछ फैक्ट्स है जिसको आपको लर्न करना है. सो व्हाट इज़ दिस अबाउट? नीति आयोग ने, किसने रिलीज़ की है? नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स रिलीज़ किया है. क्या रिलीज़ किया है? SDG इंडिया इंडेक्स. SDG मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ऑल राइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, किसने रिलीज किया है इसका इंडेक्स? नीति आयोग ने रिलीज किया है. ये क्वेश्चन यही हो गया कि इंडिया में SDG इंडेक्स कौन रिलीज करता है? नीति आयोग रिलीज करता है. टोटल कितने इंडिकेटर्स है, कितने गोल्स है हमारे? 17 है. कितने गोल्स है टोटल? 17 है जो हमें रीच करना है. ओवरऑल अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो ये इंडेक्स कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस इसे रिलीज करेगा. तो ये 2 न्यूज़ मैंने ली थी और आप इसकी इम्पोर्टेंस समझिए मैंने क्यों रखा है. ठीक है, बच्चे पूछते हैं मैम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े? यू विल आस्क, हर कोई तैयारी से पहले यही पूछता है कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े. अब आप खुद कंपैरिजन देखिए, मैं ये नहीं कह रही कौन सा न्यूज़पेपर अच्छा है कौन सा बुरा है. दिस इज़ द आर्टिकल ऑफ इंडियन एक्सप्रेस. ये यहाँ से जो आर्टिकल है पूरा क्या है? इंडियन एक्सप्रेस का है. ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस ने इतना तो प्रिंट एडिशन में दिया है और साथ में कहा है कि और डिटेल पढ़ना है तो वेबसाइट पर जाइए. ठीक है, दिस इज़ वॉट द हिंदू हैज़ रिटन. अखबार के किसी कोने में ये बात छुपी हुई थी. ठीक है, यहीं पर अगर कोई पॉलिटिकल न्यूज़ होती तो वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जाती. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है आपने एक न्यूज़पेपर पढ़ लिया और उसी से क्वेश्चन आ जाएगा और आप पास हो जाओगे. ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना ऐसा होता है, ना आगे कभी होगा. ठीक है, तो आपको हमेशा जो है वेरियस न्यूज़पेपर्स का जो है कंटेंट देखना होता है. We understand that you have a lot of study to do and it is not possible. Hence, we conduct such classes जहाँ पर हम लोग सभी न्यूज़पेपर्स से इम्पॉर्टेंट डेटा लेकर आपको समझाते हैं. मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं सिर्फ इस डायनामिक टॉपिक पे स्टिक ना करूँ, आपको उससे आगे भी कुछ बताऊँ, कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड की जाए. ठीक है, अब इसमें से ज़्यादा कुछ तो मुझे लगा नहीं कि हमें लेना चाहिए. सो व्हाट आई डिड वाज आई चेक्ड द रिपोर्ट इटसेल्फ, और मैंने उस रिपोर्ट में से आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट क्रिएट किया है एंड यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड दिस कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे. सो व्हाट इज़ द स्कोर ऑफ इंडिया? 71. ठीक है, स्कोर ऑफ इंडिया फॉर 23-24 इज 71. क्वेश्चन आएगा दैट द इंडियाज स्कोर इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग ओवर द पास्ट डिकेड. ठीक है, यानी कि पिछले 10 सालों में इंडिया का SDG स्कोर जो है वो हमेशा बढ़ता रहा है. ठीक है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, ऐसा नहीं है. इट इज़ सेइंग कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. सो लेट अस चेक ऑफ द पास्ट 4 years. इट वाज 57 इन 2018, देन 60, 66. देखिए 57 से 60 पहुंचा, 3 का जंप था, यहाँ पे 6 का जंप था. ठीक है, यहाँ पर 5 का जंप है, बट देर इज़ अ ग्रोथ. आप देख सकते हो ना, ग्रोथ है. सो इज देर अ कंसिस्टेंट इंक्रीज? येस. डू वी हैव टू रिमेंबर ऑल द नंबर्स? नो. आपने बस इतना याद रखना है कि स्कोर अभी इंडिया का 71 आ रहा है और वो हमेशा
यानी कि पिछले कुछ सालों में वो इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इससे हमारा आउटपुट क्या निकला कि हाँ 71 स्कोर है और ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। अब आगे देखते हैं समझने वाली बात क्या है, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा आप ध्यान से देखिए और साथ ही में समझने की भी कोशिश करिए। क्या बता रहा है ये डायग्राम आपको कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो होते हैं, हमने हमारे स्टेट्स को, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है कुछ कैटेगरीज में। क्या क्या कैटेगरी है? एस्पिरेशनल, then we have performers, then we have front runners, and at the last we have achievers। ठीक है, ये कैटेगराइजेशन है। अभी कैटेगराइजेशन कैसे किया है? देन देयर इज अ स्केल। अचीवर्स वो है जिनका स्कोर क्या है? 100, ठीक है। फ्रंट रनर्स कौन हो गए? 65 टू 99। परफॉर्मर्स कौन हो गए? 50 टू 64। एंड व्हाट विल बी से 0 टू 49 अगर कोई है तो उनको हम कहेंगे दे आर एस्पिरेशनल, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें कई बार पूछी जा सकती है और इस डेटा को आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हो, तो ये आपको याद रखना है। अब ये आप पैटर्न को समझने की कोशिश करिए। दिस रेड एरिया इट हाईलाइट्स एस्पिरेशनल, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर जो स्कोर है 0 टू 49 था। क्या अब आपको कहीं पर ऐसा कोई एरिया दिख रहा है? नो। सो दैट मीन्स दैट दिस कैटेगरी हैज़ मूव्ड, ये एस्पिरेशनल से आगे बढ़ चुकी है। या तो वो फ्रंट रनर्स में आ चुकी है या वो परफॉर्मर्स में या अचीवर्स में आ चुकी है। सो दैट मीन्स सम चेंज इज हैपनिंग एंड दैट चेंज इज पॉजिटिव, ओके, विच इज़ अ गुड साइन। तो देखिए अल्टीमेटली जो फ्रंट रनर्स है एट प्रेजेंट, देखिए पहले फ्रंट रनर्स ये थे, ठीक है, ये एरिया था, यहाँ पर थोड़ा और बढ़ गया है ना। और यहाँ पर देखिए एट प्रेजेंट 23-24 में ऑलमोस्ट whole of India except this particular part, what is this? This belongs to front runner category, ठीक है। So I think we are moving in a good direction, we are trying to achieve these goals, but is this sufficient? No. Let us find out in all the goals where do we stand, ठीक है। अब हम goals की बात करते हैं कि हम goals में कहाँ पर खड़े कर है। तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जिस पर्टिकुलर गोल में हुआ है वो है SDG 7, दैट इज़ अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। स्कोर क्या है? 96, ठीक है। अफोर्डेबल एनर्जी में हमने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड दैट वी हैव परफॉर्म्ड वेरी नाइसली एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इन रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। जल्दी कमेंट में बताइए कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। कम ऑन क्विक, द आंसर lies in front of you, so try to understand what kind of questions they are going to ask, ठीक है। नेक्स्ट इज कि सबसे खराब परफॉर्मेंस इसमें से कौन से गोल में है? सो इट इज़ इन गोल नंबर 5 विच इज़ जेंडर इक्वालिटी एंड वी स्टैंड एट 49। जस्ट इमेजिन 49 कितना बुरा स्कोर है, और किस में है? जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी तो कैसे इम्प्रूव होगी बताइए आप? आज भी मेजर्स जो लिए जा रहे हैं, ठीक है, एवरीवन इज सेइंग कि लाइक यू नो एट द आउटसाइड, लोगों के सामने, सबके सामने ये कहा जाता है नो 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 वी आर हैप्पी दैट वी हैव अ गर्ल, वी आर ओके विद अ गर्ल चाइल्ड, एवरीथिंग इज फाइन। बट व्हेन दे सीरियसली टॉक ओके अमॉन्ग देमसेल्व्स, जब वो अपने आप, चार लोग नहीं होते और अपने आप बात करते, देन ऑल दे हैव इन देयर माइंड इज कि ये क्या करेगी आगे जाकर, ठीक है, हमें कौन संभालेगा, हमारा एक बेटा तो होना ही चाहिए। तो ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये वहीं से स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ती रहती है, इंस्टीट्यूशन लेवल पे आती है। तो इनइक्वालिटी को हटाना है अगर, तो सबसे पहले यहाँ से हटनी चाहिए, तब जाकर प्रैक्टिकली वो इनइक्वालिटी हटेगी। वट आई बिलीव इज टुडे नो टास्क इज़ पॉसिबल, कि ऐसा कोई काम नहीं है कि जो हाँ एक आदमी कर सकता है बट वो औरत नहीं कर सकती।
सी फिजिकल कंपैरिजन की कोई चांस नहीं है, ठीक है. डोंट टेक इट इन अ फिजिकल कंपैरिजन वे दैट मैन आर वे मोर स्ट्रॉन्गर देन वुमेन ब्ला ब्ला ब्ला. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओवर हियर. जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं तो आता है इक्वालिटी ऑफ पे इन कंसिडरेशन, ठीक है. एंड आई ऑल्सो टेंड टू इंक्लूड वन पर्टिकुलर थिंग दैट इज इक्वालिटी ऑफ रिस्पेक्ट, ठीक है. इन जनरल जब 4 लोग बैठे हैं तो क्या एक वुमन को भी वही रिस्पेक्ट मिल रही है जो एक मैन को मिल रही है? एक बार इमेजिन करके देखिए, इफ एनी ऑफ यू आर मैरिड, ओके, एंड यू हैव चिल्ड्रन, यू आस्क अ ग्लास ऑफ वाटर टू योर चिल्ड्रन, तो आप यूजुअली किससे पानी का ग्लास मंगवाते हो? अपनी बेटे से या अपनी बेटी से, ठीक है. आप एक बार सोच कर देखिए कि यहाँ से हमारी जो इनइक्वालिटी है वो स्टार्ट हो रही है. So try that you don't promote this and that our score improves from here and this should be the highest, ठीक है. Affordable energy and everything is good but this should have been the highest. तो जिस दिन हम इसे अचीव कर लेंगे then we would be proudly saying कि हाँ हमने SDG goals को है जो वो अचीव किया है, ठीक है. So such type of questions are being asked कि सबसे ज़्यादा स्कोर किसका है, किस गोल का है, तो SDG 7 का है. सबसे कम किसका है? SDG 5 का है. ऑलराइट, सेम थिंग यू हैव टू स्टडी फॉर राजस्थान. इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है तो जल्दी हम उसकी भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं. एंड यू हैव टू स्टडी द सेम थिंग फॉर स्टेट पर्सपेक्टिव ऑल्सो. नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट विच स्टेट हैज़ परफॉर्म्ड द बेस्ट. तो देखिए सबसे ज़्यादा स्कोर जो है 2 स्टेट्स का है 79, ठीक है. 79 स्कोर है. लेट मी मेक इट स्ट्रेट. और किन 2 स्टेट्स का है? केरला एंड उत्तराखंड, ठीक है. 2 स्टेट्स है केरला एंड उत्तराखंड. सी द नंबर इज नॉट क्वाइट विजिबल बट अकॉर्डिंग टू या इट्स 79 फॉर बोथ. And they are saying that Kerala has jumped 4 points and Uttarakhand has jumped 7 points to achieve this target, ठीक है. पॉइंट्स भी मैंशन है कि केरला को तो कितना लगा, 4 पॉइंट्स इम्प्रूव हुआ तब जाके वो यहाँ पहुँचे हैं. एंड उत्तराखंड टुक 7 स्टेप्स मोर तब जाकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं. विच इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट? वी विल से इट इज़ बिहार बिकॉज बिहार स्टैंड्स एट 57. ओके. So Bihar is presently the worst performing state. In terms of UT when we talk, so in terms of UT, the best performing UT is at 77 and that is Chandigarh, okay. And the worst performing one is 66. There are 2 UTs, that is Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu and Lakshadweep. Alright, so we have taken a comparison between states and UTs, who is performing better and who is not performing, who is the worst. Alright, next, so there is a winner of Grand Slam. The tennis tournament was going on and the winner is Barbara Krejcikova and she fought against Italy's Jasmine Paolini. ओके, क्वेश्चन RAS में ऐसा पहले भी पूछा जा चुका है. विनर का नाम नहीं पूछा था, पूछा था कि रनर अप कौन था, किससे हारे थे वो, ठीक है. तो आपको पता होना चाहिए फाइनल कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में हुआ था, कौन पार्टिसिपेंट्स थे. जो पॉपुलर स्पोर्ट्स है उनके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए. सो लेट अस सी व्हाट इज़ दिस. ये विंबलडन की ट्रॉफी से ये क्या मिला है और क्या है एग्जैक्टली, ठीक है. तो एक ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस में, ठीक है. तो हम ग्रैंड स्लैम तब बोलते हैं किसी ने अचीव किया है जब 4 टूर्नामेंट्स अलग अलग होते हैं, ठीक है. टेनिस के बेसिकली 4 इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होते हैं. फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, US ओपन एंड विंबलडन, ठीक है. तो ऐसा कहा जाता है कि इन चारों में अगर कोई कंसिक्यूटिवली एक साल में ही अगर कोई इन चारों टूर्नामेंट्स को जीत जाता है देन वी से दे हैव वन द ग्रैंड स्लैम. इसी तरीके से अगर कोई चारों टूर्नामेंट में जीता है बट नॉट इन द सेम ईयर, अलग अलग सालों में, तो हम कहते हैं दे हैव द ग्रैंड स्लैम बट नॉन कैलेंडर, ठीक है. तो इस तरीके से कहा जाता है नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम.
और अगर चारों कैटेगरीज में है ना अपने करियर के किसी भी पॉइंट पे, नॉन कैलेंडर तो तब है जब कंसेक्यूटिव ईयर्स है, बट अगर पूरे करियर में अगर ये एक एक बार भी उन्होंने चारों टूर्नामेंट्स जीते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ग्रैंड स्लैम फॉर करियर। ठीक है, डिफरेंसेस क्या है इनके बीच में थोड़ा सा ये हम फाइंड आउट करते हैं। और अगर आपकी हॉबी टेनिस है, अगर इंटरव्यू में आप सोच रहे होगे, आप बोलोगे मेरी हॉबी टेनिस है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रेडी करने होंगे, टेनिस से रिलेटेड बातें आपको पता होनी चाहिए, जिनमें से बहुत बेसिक चीज़ें ये है कि जो टेनिस टूर्नामेंट्स हो रही है, ये सारी टूर्नामेंट्स जो हो रही है चारों, कि ये कहाँ पर होती है। तो लोकेशन तो मैं आपको बता चुकी हूँ नाम के साथ ही, बट उनके कोर्ट कैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फ्रेंच ओपन जो होता है वो मिट्टी में होता है, क्ले होता है उनके कोर्ट पे। विंबलडन जो है वो कहाँ होती है, ग्रास पे होती है, उनकी पिच पे ग्रास होती है। एंड ऑस्ट्रेलिया ओपन एंड यूएस ओपन दोनों कहाँ पर होता है, हार्ड कोर्ट्स पे। तो उनके जो कोर्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, हार्ड। अब इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, डेफिनेटली इट मेक्स अ डिफरेंस। आपने ये मूवी भी देखी होगी जो बहुत चली थी, anyways, so this each tournament they happen for about 2 weeks, 2 महीने तक चलते हैं। यूजुअली इनके टाइमिंग्स भी फिक्स होते हैं कि जैसे कि जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फिर मई टू जून के बीच में कहीं ना कहीं फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन जो होता है वो जून के एंड में, जुलाई के स्टार्टिंग में, ऐसे समय पर होता है। एंड यूएस ओपन जो है वो डेफिनेटली ड्यूरिंग सितंबर यू कैन से। ओके, so this is the time duration when these games are played. All right, moving on forward to our next topic. Now this is going to be very interesting for you all. जनहित में एक चेतावनी भी दे रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूट्रिनो को, तो साइंस जिनका नहीं है बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज़ वाले जितने भी हैं वो थोड़ा घबरा जाते हैं इस टॉपिक से, बट मैं बताना चाहती हूँ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इट टू द मोस्ट बेसिक लेवल। ठीक है, बहुत इसके लेयर्स करके मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। इसके बाद अगर आपका न्यूट्रिनो रिलेटेड क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका ध्यान कहीं और था। सो पे अटेंशन टू दिस क्लास। हो सके तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी आप सुन सकते हैं, सेटिंग्स में जाकर आप वीडियो को स्लो डाउन करिए और आराम से सुनिए, नोट्स भी बनाते जाइए। ठीक है, सो दिस इज एन आर्टिकल वेयर दे से दिस पर्सन हैज सेड दैट इंडियाज INO ड्रीम इज वर्थ सैल्वेजिंग। ठीक है, वी ऑल नो कि हमारे साइंटिस्ट काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसरो ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है पिछले काफ़ी समय में, और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर हमारे साइंटिस्ट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो नाउ इट इज़ टाइम दैट वी रीच अनदर लेवल। तो अब हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिनोस की एंड वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, बट एज आई सेड आई विल बी टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या है न्यूट्रिनो, थोड़ा इसको हम डेप्थ में समझते हैं। ठीक है, सो बचपन में कभी पढ़ा था, क्लास 7th या 8th में ये टॉपिक आया होगा कि एटम क्या है। टॉपिक क्या था, व्हाट इज एन एटम। सो वी सेड एटम इज अ बेसिक पार्टिकल। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का सबसे बेसिक पार्टिकल क्या होगा, एटम होगा, क्योंकि तब तक साइंटिस्ट ने वही ढूंढा था, उन्हें यही पता था। अब उन्होंने ये बताया कि ये है एक स्ट्रक्चर है एटम का। उन्होंने कहा था कि एक होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इतना सभी को याद होगा। लेट मी चेंज। न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या है, एक प्रोटॉन है और एक क्या है, न्यूट्रॉन। अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक बोल रही हूँ, इट कुड बी एनी नंबर। ठीक है, उसके बाहर कुछ ऐसी ऑर्बिट्स होती है, इसे हम ऑर्बिट कहते थे, और कहा गया कि इन ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन। तो ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर था किसका, एटम का। एम आई क्लियर ओवर हियर।
एक कंसेप्ट ये था, एटम क्या होता है, द बेसिक पार्टिकल ऑफ अ एलिमेंट, सबसे छोटा जो उस टाइम पर दिखता था जब ये डिस्कवरी हुई थी, एंड इट वाज अ बिग डिस्कवरी इन इटसेल्फ। तो ये पता लगाया गया कि एटम के अंदर भी कुछ होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। इसे नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और बाहर ऑर्बिट में जो घूमते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एम आई क्लियर टिल हियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, इस टेबल को समझने की कोशिश करिए। फिजिक्स जो होती है, एस्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स एक बहुत ही चैलेंजिंग टॉपिक होता है स्टूडेंट्स के लिए अगर वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। सो वी आर सिंप्लीफाइंग इट। तो अब हम पार्टिकल फिजिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो है स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स से। एक बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉडल का मतलब है सबसे बेसिक जो एक कंसेप्ट है फिजिक्स में। तो स्टैंडर्ड मॉडल क्या कहता है? इट इज सेइंग कि दो तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं। तो उन दो एलिमेंट्स का नाम है फंडामेंटल पार्टिकल्स एंड फंडामेंटल फोर्सेस, ठीक है। क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं कुछ, अभी मैं कुछ कह रही हूँ कि आप धीरे धीरे समझोगे, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स नाम की कोई चीज़ है और फंडामेंटल फोर्स की नाम की कोई चीज़ है। फंडामेंटल शब्द से क्या मतलब है कि दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। इनके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, बट फिजिक्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट प्रेजेंट है, अभी जितना हम समझ पाए हैं उसके अकॉर्डिंग कितने हैं। तो फोर्सेस कितने हैं? 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, एंड पार्टिकल्स कितने हैं? टोटल 12 जो फंडामेंटल है, इम्पॉर्टेंट है एट प्रेजेंट। 12 पार्टिकल्स एंड 4 फोर्सेस, ठीक है। फोर्सेस को मैं पहले डिस्कस कर रही हूँ, उसको मैं शॉर्ट में बताऊँगी क्योंकि उसका कनेक्शन आज के टॉपिक से नहीं है, बट एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन से हैं? ग्रेविटेशन, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। याद करना इजी है। ग्रेविटेशन सब जानते हैं, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। अब ये सभी फोर्सेस जो है, ये सभी फोर्सेस अरेंज किए गए हैं उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। किसे अरेंज किए? उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो ये ग्रेविटेशन जो है वो सबसे क्या है? वीकेस्ट फोर्स है, एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो क्या है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। उसका नाम ही बता रहा है ना, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग देम। ओके, इन चारों में स्ट्रॉन्गेस्ट है स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीकेस्ट है ग्रेविटेशन। क्लियर? नाउ व्हाई वाज आई एक्सप्लेनिंग ऑल दिस? तो एक क्वेश्चन तो इनको अरेंज करने का आ जाता है, अरेंज ऑल द गिवन फोर्सेस, ठीक है। सीधा एमसीक्यू है, अरेंज द गिवन फोर्सेस। नाउ यू हैव टू गिव मी एन एग्जाम्पल इन द कमेंट बॉक्स। मुझे बताइए कि ये वीक फोर्स कहाँ होता है और स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ होता है, ठीक है। दिस इज योर टास्क ऑफ द डे। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हर कोई जानता है। ट्राई टू फाइंड आउट कि ये वीक फोर्स कहाँ प्रेजेंट होता है और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स कहाँ प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, पोस्ट दिस इन कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द फंडामेंटल पार्टिकल्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। टोटल कितने हैं? 12। नाउ दिस 12 पार्टिकल्स, इनको हमने दोबारा से डिवाइड कर दिया है 6 क्वार्क में और 6 लेप्टॉन्स। सी बच्चों, आई एम सॉरी बट मैं क्वार्क को क्वार्क ही बोलूँगी, उसका नाम चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं हिंदी में एक्सप्लेन ज़रूर कर सकती हूँ, आप लोगों को समझा सकती हूँ, बट ये नाम नहीं बदल सकता, ठीक है। इसका कोई अनुवाद नहीं होता है, तो आपको भी इसको लर्न करना है ना। इसको ऐसे मत लीजिए कि मैम हिंदी में नहीं पढ़ा रही है। आई एम ट्राइंग टू टीच इन बोथ द लैंग्वेजेस, तो आप भी कोशिश करिए और इनको याद करने की भी कोशिश आपको करनी है, ठीक है। तो 12 में से 6 तो क्या है? क्वार्क है, और 6 क्या है? लेप्टॉन्स है। इनको नाम दिए गए हैं। अब ये जो 6 क्वार्क है, लेट अस सी कौन कौन से है। तो पहली कैटेगरी में तो है अप एंड डाउन, बहुत इजी है, इतने सिंपल नाम दे रखे। एक बार सोच के देखो, 6 क्वार्क है,
पहली कैटेगरी में है अप एंड डाउन, इजी है, अप क्वार्क डाउन क्वार्क। सेकेंड कैटेगरी में है चार्म एंड स्ट्रेंजर, चार्म एंड स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर को स्ट्रेंजर ही बोलना है, उसको अजनबी मत लिख के आना, ठीक है, उसका अनुवाद मत करना, स्ट्रेंजर वही रहेगा, वहाँ पर जाके मत लिख देना कि एक चार्म है और एक अजनबी है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू मार्क्स। द थर्ड वन इज टॉप एंड बॉटम, थर्ड वन इज टॉप एंड बॉटम। फिर से इसको याद करिए, क्या क्या है, 12 फंडामेंटल पार्टिकल है, 12 फंडामेंटल पार्टिकल को 2 में डिवाइड किया गया, 6 क्वार्क है, 6 क्या है, लैप्टॉन्स है। क्वार्क कौन कौन से हैं, अप एंड डाउन है, चार्म एंड स्ट्रेंजर है, एंड टॉप एंड बॉटम है। हो गए आपके 12 याद, इतना याद हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऐसा बताया गया है कि ये जो अप एंड डाउन है, ठीक है, तो 2 अप प्लस 1 डाउन, हम क्या बोल रहे हैं कि 2 अप क्वार्क, एक जो पार्टिकल है क्वार्क, अगर 2 अप क्वार्क है और 1 डाउन क्वार्क है तो वो दोनों मिलके क्या बनाता है, प्रोटॉन बनाता है। दोनों मिलके क्या बना रहा है, प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या था, याद आया, प्रोटॉन क्या था, यहाँ पर न्यूक्लियस में, समझिए, कनेक्ट करिए, एलिमेंट होता है, एलिमेंट का फंडामेंटल क्या था, एटम था, एटम के अंदर क्या था, एक न्यूक्लियस था जिसमें 2 चीज़ें थी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर। अब ये थियरी ये बोल रही है कि ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन भी अपने आप में पूरा नहीं है, ये भी 2 चीज़ों से बना है। कौन सी 2 चीज़ों से बना है, क्वार्क से बना है, ठीक है, किससे बना है, क्वार्क। कौन से क्वार्क से, तो 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, ठीक है, 2 अप क्वार्क 1 डाउन क्वार्क मिलके क्या बना रहा है, एक प्रोटॉन बना रहा है। इसी तरीके से अगर 1 अप है प्लस 2 डाउन है तो क्या बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा। क्या बनाता है वो, न्यूट्रॉन। तो हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात कर ली। अब हमें ये समझ में आ गया कि अल्टीमेट पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नहीं है, कौन है, क्वार्क्स है, राइट, क्योंकि क्वार्क्स जब मिलते हैं तभी प्रोटॉन बन रहा है या फिर न्यूट्रॉन बन रहा है। क्लियर। दिस मच पोर्शन अबाउट क्वार्क्स इज वेरी मच क्लियर, आई होप। सी, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो आपको भी थोड़ी तो मेहनत करनी ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें डिस्कस करना है कि जो हमने 6 लैप्टन्स कहा था वो लैप्टन्स कौन कौन से हैं। तो ये तो और भी आसान है, ठीक है। तो नेगेटिव लैप्टन्स होते हैं, क्या चार्ज है इस पे, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। कौन कौन से हैं नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन, ये तो सब जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इसके अलावा म्यूऑन, और म्यूऑन के अलावा टाउ। बोला तो टाउ जाता है, नहीं बोल सकते तो आप ताऊ बोल लीजिए, हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस एग्जाम में, इंटरव्यू के टाइम पे ताऊ 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 मत बोलना, यू हैव टू कॉल इट टाउ, ठीक है। सो नेगेटिव चार्ज वाले 3 लैप्टॉन्स है जिनका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ। क्लियर। 3 लैप्टॉन्स याद हो गए आपको। आगे बढ़ते हैं। अब 3 लैप्टॉन्स और होते हैं, 3 लैप्टॉन्स और है जिनका चार्ज क्या है, न्यूट्रल। जिनका चार्ज क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ना वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, 0 चार्ज है, चार्जलेस है वो, ठीक है। तो इनको हमने बहुत अच्छा नाम दिया है जो है न्यूट्रिनोस। क्या नाम है, न्यूट्रिनोस। फिर से मैं एक बार आपको समझाऊंगी, बोर्ड क्लियर करके पूरा समझाऊंगी, एक चार्ट भी बनाया जाएगा, ठीक है। इसको रिवाइज करते रहिए, मेरे साथ साथ बोलते रहिए, तो आपको ये डेफिनेटली याद हो जाएगा। आगे कभी आप दोबारा नहीं पूछोगे कि न्यूट्रिनो क्या होता है, ठीक है। सो क्या कहा गया, लैप्टॉन कितने टाइप के हैं, 6 टाइप के लैप्टॉन्स है। 3 ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज है, कौन कौन सा है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ। क्लियर। 3 ऐसे हैं जिसमें न्यूट्रल चार्ज है, क्या है, न्यूट्रल चार्ज।
उन तीनों को मिलाकर हमने एक नाम दे दिया, हमने कहा कि ये है न्यूट्रिनो, क्योंकि इसमें न्यूट्रल चार्ज है। अब इन तीन के नाम क्या है, तो ये भी लर्न करना आसान है। एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी म्यूऑन, एंटी टाउ। इजी। जो पहले पढ़े थे नेगेटिव चार्ज में, उसी को आप क्या कर दोगे, एंटी लगा दोगे। एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी म्यूऑन, एंटी टाउ। क्लियर। अब ये न्यूट्रिनोज इतने इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसके लिए लैब बनाई जा रही है, इतना रिसर्च हो रहा है दुनिया में, अलग अलग जगह पे बड़ी बड़ी कंट्रीज में इसकी रिसर्च हो रही है। व्हाई इज इट सो मच इम्पॉर्टेंट द न्यूट्रिनोज। सी, दुनिया में अगर देखा जाए, दुनिया क्या, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं, तो जो मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल यूनिवर्स में है वो कौन सा है, फोटोन। इट्स नॉट न्यूट्रिनो, द मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इज फोटोन। फोटोन मीन्स द लाइट पार्टिकल, ठीक है, उसको हम कहते हैं फोटोन। द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, इट इज न्यूट्रिनो। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल इज न्यूट्रिनो। नाउ वी नो दैट न्यूट्रिनोज आर न्यूट्रल, जीरो है, कोई चार्ज नहीं है, ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, वो किसी के साथ में इंटरैक्ट नहीं करता। न्यूट्रिनोज किसी के भी साथ में इंटरैक्ट नहीं करते। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं और आपको समझाती हूँ। देखिए, एक तो होते हैं नेगेटिव पीपल, इंसानों की बात कर रही हूँ जिनकी मानसिकता कैसी होती है, नेगेटिव होती है, नकारात्मक होती है, ठीक है। एक तरफ नकारात्मक पर्सनैलिटी है, एक तरफ है पॉजिटिव पीपल। कैसे होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, है ना, सकारात्मक होते हैं, ठीक है। इतना आप समझ रहे हो। अब ये जो नेगेटिव है, ये क्या करते हैं, हमेशा नेगेटिविटी की बातें करते हैं, लोगों से उलझेंगे, झगड़ा करेंगे, है ना, उनको भी डिप्रेस करेंगे, उनके क्रिटिकल व्यूज़ बताएंगे, ये कैटेगरी होती है। और ये जो पॉजिटिव वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, ज़्यादा ही पॉजिटिविटी फैलाते हैं। कई बार ओवर पॉजिटिविटी आ जाती है किसी से, है ना, कि घर जल रहा है फिर भी वो पॉजिटिव है, अरे कोई बात नहीं, अच्छा हुआ जल गया, नया बनेगा, ठीक है। वो होती है एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी। तो इन दोनों के बीच में इनको बैलेंस करने के लिए होता है एक न्यूट्रल इंसान, जिसको आप कुछ भी पूछ लो वो ना तो हाँ बोलेगा आपको, ना तो ना बोलेगा, ठीक है। ऐसा एक पर्सन होता है जो इनसे भी ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, बात नहीं करता, इनसे भी नहीं करता, शांत रहता है, चुपचाप, न्यूट्रल, ठीक है। किसी की तरफ झुकेगा नहीं, कोई साइड नहीं लेगा, गलत सही में कभी चूज़ नहीं करेगा, वो बीच में रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये न्यूट्रिनोज होते हैं, ये क्या करते हैं, ये किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते। अब सोचिए आप, अगर ये किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो अभी इस समय पे जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, हजारों सैकड़ों न्यूट्रिनोज यहाँ से आकर मेरे अंदर से निकल के यूँ बाहर जा चुके हैं, ठीक है। आप समझिए, ये मेरा हाथ है अभी यहाँ पर, इस तरीके से न्यूट्रिनोज और इसको क्रॉस करके यहाँ से निकल के जा चुके हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वो जा पा रहे हैं, क्योंकि कोई उनको रोक ही नहीं रहा है। जब आप किसी की झंझट में पड़ोगे ही नहीं तो आपको कोई रोकेगा नहीं। इससे एक मॉरल कंक्लूजन साथ में हमें साइंस के साथ में जो सीखने को मिला है, एक फिलोसॉफी का भी कंसेप्ट है, ज़्यादा उलझो मत, तरक्की पक्का होगी, ठीक है। आप ज़्यादा इधर उधर उलझोगे कि मैं ये बुक भी पढ़ लूँ, मैं रेफरेंस बुक भी ले लेता हूँ, उस कोचिंग की नोट्स बहुत अच्छी है, ये भी पढ़ लेता हूँ, इतना उलझने की ज़रूरत नहीं है। एक रास्ते पर चलो और चलते जाओ, तब तरक्की मिलेगी। सो दिस इज़ व्हाट न्यूट्रिनोज इज़ डूइंग। न्यूट्रिनोज किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, सो इट इज़ एबल टू क्रॉस। अब आप सोचिए कि ये जो इस तरीके से एक्शन हो रहा है कि मेरे अंदर से कुछ न्यूट्रिनोज, कुछ पार्टिकल्स अगर निकल के जा रहे हैं, तो ये एक्टिविटी कैसी है, हम लोग अक्सर इसको क्या डिस्क्राइब करते हैं, भूत जैसा, समथिंग लाइक दैट। सो वी हैव गिवन them a name as ghost particles. What is the name given? Ghost particles. Neutrinos को हमने क्या बोला, they are ghost particles. Why ghost particles?
दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है मुझे तो नहीं दिख रहा, बट दिस रूम इज फिल्ड विद न्यूट्रिनोज, ठीक है। वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई, हमें वैसे कुछ टेलीस्कोप या कुछ भी लाकर माइक्रोस्कोप के नीचे भी वो पार्टिकल्स नहीं दिखाई देने वाले। सो वी आर कंडक्टिंग सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स टू स्टडी न्यूट्रिनोज, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंस भी मैं समझाऊंगी, एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। सो वी आर मेकिंग अ टेबल, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, आप साथ साथ में बनाते जाइए। कितने हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स? टोटल 12 है। दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। दो कौन से हैं? क्वार्क्स। कितने हैं क्वार्क्स? 6। नेक्स्ट क्या है? लैप्टॉन्स। कितने हैं लैप्टॉन्स? ये भी 6 है। इतना क्लियर है सभी को? अब हमने ये बताया कि जो क्वार्क्स है ये भी कितने हैं? 3 टाइप के हैं, ठीक है। 3 टाइप के क्वार्क है। एक कैसा है? अप एंड डाउन। सेकेंड कौन सा है? चार्म एंड स्ट्रेंजर। थर्ड कौन सा है? टॉप एंड बॉटम। इतनी बात हमने क्वार्क्स के बारे में समझी कि 6 तरीके के क्वार्क्स है। कौन कौन से हैं? अप डाउन, चार्म, स्ट्रेंजर, टॉप, बॉटम। नाम आसान है। अब हमने ये देखा कि 2 अप प्लस 1 डाउन मिलकर क्या बनाएंगे? जल्दी से बताइए, मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटॉन। फिर हमने देखा कि 1 अप प्लस 2 डाउन, ये क्या बनाएंगे? तो ये बनाते हैं न्यूट्रॉन। इतना सभी को याद हो गया होगा, आई होप सो। देन वी सॉ कि 6 लैप्टॉन्स होते हैं। 6 लैप्टॉन्स कौन कौन से होते हैं? तो 3 तो है नेगेटिव चार्ज। कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, ताऊ, ठीक है। फिर हमने कहा 3 है जो क्या है? न्यूट्रल है। कौन से हैं? एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी म्यूऑन एंड एंटी ताऊ। फिर आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये जितने भी हैं न्यूट्रल, इनको हमने एक नाम दे दिया। हमने क्या नाम दिया है? न्यूट्रिनो। हमने नाम दिया है न्यूट्रिनो, जिसको कहा जाता है कॉमन लैंग्वेज में घोस्ट पार्टिकल्स। क्या कहते हैं? घोस्ट पार्टिकल्स। मैं साइड में हो जाती हूँ, आप एक बार इसे बना लीजिए, डायग्राम को नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। ऑलराइट, ठीक है। तो इसी के साथ में हमने क्या समझा है? हमने ये समझा कि जो क्वार्क्स है वो बेसिक पार्टिकल्स है। हमने समझा कि न्यूट्रिनोस क्या है? घोस्ट पार्टिकल्स है। दे आर द सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट पार्टिकल इन द यूनिवर्स, ठीक है। अब आगे हम थोड़ा और समझते हैं। सी, जो आर्टिकल था वो था कि इंडिया को अपनी न्यूट्रिनो लैबोरेटरी पे, INO, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सही टाइम है। तो सोचिए, इंडिया के बाहर के किसी इंसान ने ये कमेंट किया है कि इट इज़ द राइट टाइम, सो वी शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब हम एक बार देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ऑब्जर्वेटरीज है, दे आर डूइंग रिसर्च ऑन न्यूट्रिनो। दिस कुड ऑल्सो बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन। जैसे स्पेस एजेंसीज के बारे में पूछा जा चुका है, वेरियस स्पेस एजेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। सिमिलरली सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो INO कहाँ पे है इंडिया में? तमिलनाडु में है, थेनी डिस्ट्रिक्ट में। ड्यून लेबोरेटरी USA। सडब्यूरी कहाँ पे है? कनाडा। हाइपर के और सुपर कैमियो कैंडी जापान। ओपेरा इज इन इटली। ओपेरा जो है ना क्वेश्चन, ये मेंस में आ चुका है, शायद से मेंस 2013 में आया था ये क्वेश्चन। तो देखिए आप, इतने से छोटे टॉपिक से भी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है,
जूनो जो है वो चाइना का है प्रोजेक्ट, एंथ्रीज मेडिटेरियन सी में है, जीवीडी है लेक बैकाल में. दिस जीवीडी इन पर्टिकुलर एंड दिस एंट्रीज, दे आर द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट्स दैट आर रनिंग एट प्रेजेंट. ऑलराइट, अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है. व्हाई डू वी नीड दिस? डू आई हैव? ओके, सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो हमें कैसे हेल्प करेगा ये, एक बार सोच के देखिए कि ये रिसर्च और ये सब क्यों हो रहा है. कि न्यूट्रिनोज अगर हमें पता चल गया तो हम ऐसा क्या ही अचीव कर लेंगे. क्यों हम इतना पता लगा रहे हैं कि न्यूट्रिनोज को आइडेंटिफाई किया जाए, ढूंढा जाए वो कैसे दिखते हैं, क्यों किया जा रहा है. सी, न्यूट्रिनोज इंटरेक्ट नहीं कर रहा, किसी से भी नहीं कर रहा. तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर लॉस्ट वेक्स टेक्निक की तरह से कुछ यूज़ करें हम, जैसे कि अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो अगर कहीं पे हम ऐसे पार्टिकल से एक्सपोज कर दे जो इंटरेक्ट कर रहा है, तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर इंटरेक्शन नहीं हुआ वहाँ पर न्यूट्रिनोज प्रेजेंट है. कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को बात? न्यूट्रिनोज कहाँ है दिखाई तो नहीं दे रहे, बट अगर हम ऐसे पार्टिकल्स रख दें जो इंटरेक्ट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ऐसी जगह पर अगर न्यूट्रिनोज को भी रख दिया जाए तो हमें समझ आ जाएगा कि जहाँ पर कलर चेंज नहीं हुआ वहीं पर न्यूट्रिनोज प्रेजेंट है. एंड बाय आइडेंटिफाइंग दैम व्हाट वी कैन डू इज वी कैन इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन, वी कैन इम्प्रूव द ग्लोबल कम्युनिकेशन. It can also help you to identify earthquakes और tsunamis. ठीक है, मान लीजिए हम जो न्यूट्रिनोज है, जो जियो न्यूट्रिनो है, जो ज़मीन में से आ रहे हैं, अगर हम उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो शायद हम जल्दी अर्थक्वेक्स और सुनामीज का पता लगा सकते हैं. इट विल ऑल्सो बी वेरी मच हेल्पफुल इन क्वांटम इंक्रिप्शन, इन क्वांटम एनक्रिप्शन. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, यू शुड नो. आपसे पूछा जा सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ न्यूट्रिनो. तो इनमें से कुछ होगी जो आप सोचोगे कि नहीं ये नहीं है, सो यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ देम. वी कैन ऑल्सो यूज इट टू कॉम्बैट न्यूक्लियर proliferation. कैसे होगा? कहीं पर भी कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी अगर हो रही है, दैट मीन्स दे हैव दिस प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी. ठीक है, तभी आपको पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर कोई बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर एनर्जी प्रेजेंट है, तभी तो वो एक्टिविटी आपके रिकॉर्ड्स में आ रही है. सो बिकॉज ऑफ दिस वी विल नो कि हाँ कौन से कंट्रीज़ में न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है, कहाँ पे बढ़ रहा है, तो हम उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अदर देन दैट इट विल ऑल्सो हेल्प अस कि हम मिनरल्स का डिटेक्शन कर सकें कि कहाँ पर कितने मिनरल्स. अभी तो ये होता है जो स्टडी की जाती है, एक होल डक किया जाता है, एक सैम्पल कलेक्ट किया जाता है, उस बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है. देयर आर वेरियस अदर मैथड्स ऑल्सो टू आइडेंटिफाई मिनरल्स. तो उनमें से एक ये मेथड भी हो सकता है दैट वी टेक द हेल्प ऑफ न्यूट्रिनोज टू आइडेंटिफाई mineral deposits in Earth's crust. All right. So these are some of the significances that why we are using neutrinos. All right. So this is all for today. We shall meet tomorrow with another topics. I hope you all liked this session. I tried to simplify it in the most basic way possible. So if you liked the video, don't forget to like it, share it and subscribe the channel. The PDF is available on the Siddharth EdTech website. You can also download it from our website or you can download it from the app. Thank you.